दोस्तों नमस्कार। दोस्तों दुनिया गोल है और दिन हर किसी के आते हैं। हीरे की चाहत में दौड़ती दुनिया एक दिन कोयले को तलाशेगी, ये कहाँ किसी ने सोचा था। सितंबर महीने के शुरुआती दौर में जब आयरन ओर का रेट गिर रहा था और स्टील की डिमांड भी कुछ खास नहीं थी, तो यह उम्मीद जताई जा रही थी कि लोहे के दाम अब कुछ तो गिरेंगे। सारी निगाहें क्लास में सबसे बैठे आयरन ओर और फेरो अलॉयज पर थी। तभी सबसे आखिरी बेंच पर बैठा कोयला उठ खड़ा हुआ और बोला, भाई मैं भी हूँ। कहते हैं 100 सुनार की और एक लोहार की, लेकिन यहाँ तो लोहार खुद कोयले से चोट खा बैठा, और चोट भी ऐसी कि लचर मांग के बावजूद स्टील कंपनीज के पास रेट बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। ब्लास्ट फर्नेसेस में 1 टन स्टील बनाने के लिए तकरीबन 700 से 800 किलोग्राम कोकिंग कोल की जरूरत पड़ती है। बीते 60 दिनों में ही कोकिंग कोल का रेट लगभग 75% तक बढ़ गया, जिससे स्टील कंपनीज की लागत 9,000 रुपये से 10,000 रुपये प्रति टन बढ़ गई। अधिकतर कंपनीज ने ये लागत सीधे तौर पर अपने ग्राहकों को पास ऑन करने की कोशिश की। कुछ हद तक सफल भी हुए, क्योंकि बिलेट, टीएमटी, वायर रॉड के दाम 30 दिनों के अंदर अंदर 5 से 6 रुपये तक बढ़ा दिए गए, और एचआरसी में तो ये इजाफा 6 से 7 रुपये तक देखने को मिला। कंपनियां नवंबर में भी 3 से 4 रुपये बढ़ाने की फिराक में थीं, लेकिन तभी चाइना में सरकार के हस्तक्षेप से कोयले के दाम एक हफ्ते के भीतर भीतर 50% तक लुढ़क गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका असर भले ही धीरे धीरे आना शुरू हो, लेकिन लोकल मंडियां जो कि चलती ही सेंटीमेंट से हैं, वहां इस खबर मात्र से ही रेट 2 से 3 रुपये तक कम हो गया। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स का रेट 15 दिन, 1 महीना या फिर उससे भी अधिक समय के लिए स्थायी रहता है। इनका रेट इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस और रॉ मटेरियल के प्राइसेस के साथ सीधे सीधे तौर पर लिंक्ड रहता है। इस बार का प्राइस इंक्रीज सीधे तौर पर कोयले के रेटों के साथ लिंक्ड था, यानी कि कोयले का उतार चढ़ाव ही आगे का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज तय करेगा। तो चलिए देखते हैं कि भारत में कोयले का संकट क्यों आया, यह कितना गहरा है और क्या इसका रेट अपने अगस्त वाले लेवल पर वापस आ पाएगा। शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सभी से निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करें और यह एपिसोड केवल लोहे वालों तक ही नहीं बल्कि हर उस शख्स तक पहुंचाएं जो कोयले की कमी से अफेक्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में कोयले की सबसे ज़्यादा खपत होती है कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स में बिजली बनाने के लिए। इन थर्मल प्लांट्स में आइडियली कोयले का 14 से 30 दिन तक का स्टॉक रहता है। स्टॉक एग्जैक्टली कितने दिन का रहेगा यह थर्मल प्लांट और कोयले के स्रोत की बीच की दूरी पर निर्भर करता है। 2020 के फर्स्ट हाफ में जब देश में लॉकडाउन लगा, तो अधिकतर उद्योग और दफ्तरों के बंद हो जाने के कारण बिजली की खपत काफ़ी कम हो गई। बिजली की घटी हुई मांग के चलते ज़्यादातर थर्मल प्लांट्स ने अपनी कोयले की इन्वेंट्री भी उसी हिसाब से कम कर ली। दूसरी लहर के चलते कोरोना का दौर लंबा खिंचा और 2021 के मध्य तक चला। इसी दौरान वैक्सीनेशन भी चलती रही और कोरोना का प्रकोप इस वर्ष जुलाई तक धीरे धीरे कम होता चला गया। प्रकोप कम होने से अधिकतर बाजार, दुकानें, मॉल्स, फैक्ट्रीज और ऑफिसेज खुलते चले गए, और इस वजह से अगस्त और सितंबर महीने में बिजली की खपत अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ी। खपत न सिर्फ 2020 के मुकाबले बढ़ी बल्कि 2019 के मुकाबले भी यह 18% तक बढ़ी। जहां एक और हमारी डिमांड बढ़ रही थी, वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमतें 60% से अधिक बढ़ चुकी थीं। भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर होने के साथ साथ दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कोल इंपोर्टर भी है, यानी कि घरेलू उत्पादन के अलावा भारत की अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भरता भी बहुत अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़े हुए रेटों की वजह से और बढ़े हुए सी फ्रेट की वजह से भारत का कोयला आयात 42% तक गिर गया। नतीजतन बढ़ी हुई खपत का सारा बोझ कोल इंडिया लिमिटेड पर पड़ा। कोल इंडिया अचानक से इस बढ़ी हुई मांग के लिए तैयार नहीं था। ऊपर से कई प्रदेशों में सामान्य से अधिक बरसात होने के कारण कोयले का ट्रांसपोर्ट भी बाधित हुआ। इन सभी इश्यूज के चलते देश के 135 थर्मल पावर प्लांट्स में से 108 प्लांट्स का बफर स्टॉक क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल लेवल तक चला गया। जब स्टॉक 8 दिन से कम होता है तो उसे क्रिटिकल, और यदि 4 दिन से भी कम होता है तो उसे सुपर क्रिटिकल की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे में देश के कई राज्यों में बिजली संकट पैदा हो गया। इस बिजली संकट ने न सिर्फ स्टील इंडस्ट्री के लिए बल्कि अधिकांश छोटे व मंझले उद्योगों की चिंता बढ़ा दी। सरकार ने हालांकि कोयले की आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम उठाए। कोल इंडिया ने बीती तिमाही में पिछले वर्ष के मुकाबले अपना आउटपुट 10% तक बढ़ाया।
कोल इंडिया का उत्पादन बढ़ाने के अलावा सरकार ने कोल व लिग्नाइट की कैप्टिव माइंस ऑपरेट करने वालों को अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद 50% तक बाजार में बेचने की अनुमति दी। यह अनुमति मिनरल कंसेशन रूल्स 1960 में संशोधन करके दी गई है। इससे तकरीबन 100 कोयले व लिग्नाइट ब्लॉक्स को ऑपरेट करने वाली स्टील व सीमेंट कंपनीज को फायदा मिलेगा। दोस्तों, भारत में सर्दियां शुरू हो गई हैं और बिजली की मांग भी कम होने लगी है। ऐसे में कोयले की मांग कुछ घटी है और सप्लाई भी धीरे धीरे बेहतर होने लगी है। डिमांड और सप्लाई में जो बहुत बड़ा गैप था वो निश्चित ही आने वाले दिनों में कम होगा। चीन में सरकार ने थर्मल पावर प्लांट्स को कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए हैं, जिससे वहां कोयले का रेट अपने उच्चतम स्तर से 35 से 50% तक गिर गया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कोयले का रेट प्रेशर में तो है, लेकिन दाम वापस अगस्त लेवल तक आ जाएंगे, इसकी उम्मीद करना भी फिलहाल जल्दबाजी होगी। भारत में भले ही कोयले की मांग घटे, लेकिन रूस, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भीषण ठंड के कारण हीटिंग पर्पस के लिए कोयले की मांग बढ़ेगी, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमतें थोड़ी बहुत गिरावट के बाद थम जाएंगी। और तो और जनवरी और फरवरी महीने में ऑस्ट्रेलिया में मानसून सीजन चरम पर होता है और अक्सर भारी वर्षा के कारण यहाँ बाढ़ की स्थिति बन जाती है और फ्लडिंग की वजह से कोयले की सप्लाई बाधित होती है। ऑस्ट्रेलिया टनेज वाइज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोल एक्सपोर्टर है। यदि अगले वर्ष भी कुछ ऐसा ही हुआ तो कोयले का संकट कुछ और लंबा भी खिंच सकता है। लेकिन अभी हम सिर्फ वर्तमान की बात करें तो भारत में कोयले की वजह से स्टील के जो रेट बढ़े हैं वो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक पीक प्राइसेस हैं, यानी कि उच्चतम स्तर पर हैं। क्योंकि कोयले की वजह से स्टील कंपनीज की लागत जो 9 से 10 रुपए तक बढ़ गई थी, वो अब कोयले का रेट कम होने की वजह से 5 से 6 रुपए तक ही सीमित रह गई है। और इतना प्राइस इंक्रीज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स अब तक ले ही चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लॉन्ग प्रोडक्ट्स के रेट भी दबाव में हैं। ऐसे में एक्सपोर्ट रियलाइजेशन भी कम हो रहा है। कम होते एक्सपोर्ट प्राइसेस के चलते कंपनियां एक बार फिर लोकल मार्केट की ओर रुख करेंगी, जहां डिमांड पहले से ही नदारद है। ऐसे में अपनी लागत बढ़ने के बावजूद स्टील कंपनीज यदि अगले महीने 1 से 2 रुपए तक का डिस्काउंट भी ऑफर करें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। स्पेशल एंड अलॉय स्टील प्रोड्यूसर्स के लिए तो डगर और कठिन है। वे लंबे समय से प्राइस इंक्रीज की डिमांड रखे हुए हैं। इस वित्त वर्ष में सेकंड क्वार्टर में उन्हें कोई इंक्रीज नहीं मिला। इस तिमाही में भी कोयले की वजह से बढ़ी हुई लागत के बावजूद वे अभी भी प्राइस इंक्रीज का इंतजार कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कमजोर डिमांड और बिलेट की कमजोर होती एक्सपोर्ट मार्केट के चलते उनका यह इंतजार कुछ और लंबा खिंच सकता है। दोस्तों, दीपावली कुछ ही दिन दूर है और दीपावली से पहले यह हमारी आखिरी मुलाकात है। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस पावन पर्व पर सभी के घर रोशन रहें, आबाद रहें। इसी कामना के साथ आप सभी से विदाई लेता हूं। आप सभी की दीपावली शुभ व मंगलमय हो। धन्यवाद।